मेरा नाम फ़ैरूज़ है और मेरी उम्र 28 साल के करीब है। ये तब की बात है जब मैंने जवानी में कदम रखा था। ये सर्दियों के दिन थे। इस दिन मौसम बड़ा ही शानदार था और धूप निकली हुई थी और मैं अपने घर की छत पर खड़ा हसब मामूल इधर उधर देख रहा था। लेकिन इत्तेफाक से इस वक्त आसपास कोई खूबसूरत चेहरा नज़र नहीं आ रहा था और ना ही वो भी कहीं दिखाई दे रही थी कि जिसके लिए बंदा इतनी देर से खड़ा छत पर देख रहा था। जब मुझे अपनी छत पर देखते हुए काफ़ी देर हो गई और अपनी महबूबा का दीदार नसीब ना हुआ, तो मैं छत की चारदीवारी से हटकर पास पड़ी चारपाई पर जाकर लेट गया और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। तब एक ख्याल आया कि क्यों ना किसी पार्क का चक्कर लगाया जाए कि वहाँ दीदार ना ही सही किसी और हुसैना का दीदार हो जाएगा। तो मैं जंप मारकर अपनी चारपाई से उठा और छत से सीधा नीचे चला गया और फिर जल्दी से अपनी फटीचर बाइक को बाहर निकाला और उसे स्टार्ट करने के बाद सोचने लगा कि कहाँ जाया जाए। एक ख्याल आया लेकिन पता नहीं क्यों मेरा इस तरफ जाने को मन माइल नहीं हुआ। चनांचा 2-3 पार्कों के बारे में सोचते हुए अचानक मेरे जहन में शक्करपड़ियाँ का ख्याल आ गया। चनांचा ये फैसला करते ही मैंने अपने बीके को शक्करपोड़ियाँ की तरफ मोड़ दिया। जब मैं शक्करपोड़ियाँ पहुंचा तो मौसम की रंगीनी अपने अरूज पर थी। हर तरफ सरमा की फरहत बख्श धूप छाई हुई थी। मैं एक जगह पे बैठ गया, फिर सोचा कि अब जबकि यहाँ आया ही गया हूँ तो क्यों ना थोड़ी सी वॉक कर ली जाए। चुनांचा इस ख्याल के आते ही मैं शक्करपड़ियाँ से नीचे उतरा और किनोल झील की तरफ चला गया। वॉक करते हुए मैं काफ़ी आगे तक बढ़ गया। इतनी आगे जाकर सोचा कि चलो अब वापस चलते हैं। फिर ख्याल आया कि थोड़ा आगे से मड़ जाऊं और चलने लगा। मैंने अभी वहां से 2-3 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि अचानक मुझे पास की झाड़ियों में से एक अजीब सी सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। मैंने एक लम्हा इस पर गौर किया और फिर सर झटक कर चलने लगा। अभी मैंने एक कदम आगे ही बढ़ाया था कि इस सरसराहट की आवाज़ थोड़ी और बढ़ गई। उसके साथ ही मैंने जिस तरफ से वो सरसराहट की आवाज़ आ रही थी इस तरफ देखा तो सामने एक बड़ी सी झाड़ी खड़ी थी। मैंने गौर किया तो इस बड़ी सी झाड़ी के आसपास छोटे छोटे बहुत से खुदरो दरख्त भी लगे हुए थे और इन दरख्तों की वजह से वहाँ एक कुदरती तौर पर एक ओटसी बन गई थी और इसी ओटसी के पीछे से वो आवाज़ आ रही थी। और ये सोचकर कि इस चाली के पीछे क्या है, मैं एकदम पुरजोश सा हो गया और उसके साथ ही बड़ी एहतियात से इस जाली की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। मैं फूंक फूंक कर कदम उठाता हुआ वहां तक जा पहुंचा और वहां पहुंचकर मैं एकदम ज़मीन पर बैठ गया और फिर एक मुनासिब जगह देखकर वहां पर सिर उठाकर देखने लगा। झाड़ी के उस तरफ देखा तो वहां एक लड़की और लड़का बैठे हुए थे। फिर जैसे ही लड़की की ने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ और मैं ने इसकी तरफ देखा तो एक दूसरे को देखकर हम दोनों ही सिजदर रह गए। वो हमारे मोहल्लेदार थी जिसे न सिर्फ ये कि मैं अच्छी तरह से जानता था बल्कि हमारे इनके साथ घरेलू मरासिम भी थे। मुझे देखकर वो लड़की जिसका नाम रमशा था और जिसे मैं रमशा बाजी कहता था ऐसे हो गई थी कि जैसे काटो तो लहो नहीं। वो बड़ी ही खौफजदा नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी जबकि दूसरी तरफ में बस खाली खाली नज़रों से बड़ी ही गैर यकीनी हालत में उसे घोड़े जा रहा। दरअसल मेरे जहन के किसी बायद तरीन गोशे में भी इस लड़की के बारे में ऐसा कोई तस्वर मौजूद न था क्योंकि इसकी फैमिली के लोग बहुत शरीफ तबके के थे और खुद वो लड़की की भी मोहल्ले से निकलते वक्त खुद को एक बड़ी सी चादर से ढका रखती थी और मोहल्ले में उसने कभी किसी को सिर उठाकर भी नहीं देखा था। इसलिए रमशा को इस हालत में देखकर मैं हैरान परेशान हो गया था। मैं उसको युक्तक देखे जा रहा था। मेरे ब्राकिस रमशा ने जल्द ही अपना पर्स उठाकर लड़के का हाथ पकड़ा और तकरीबा भागते हुए वहां से चली गई। इनको भागते देखकर मैं भी शाख की हालत से बाहर निकल आया और बड़े बुझल कदमों के साथ वापस चला गया और मैं वर्सा की रेस्टोरेंट में बैठकर आज के वाकया के बारे में सोचने लगा। सोचते सोचते ख्याल आया कि उसमें इतना हैरान होने की क्या बात है। बेशक रमशा बाजी का ताल्लुक
एक शरीफ और रिवायती फैमिली से है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक जवान लड़की की भी तो है जिसकी उम्र बीती जा रही थी और उसके घर वाले अभी तक इसके लिए किसी ने एक और साल इलाके की तलाश में थे। जबकि मेरे अंदाजे के मुताबिक इस वक्त रमशा बाजी की उम्र 65 साल होगी, यानी कि वे एक भरपूर जवान लड़की थी। चनांचा ये सोचकर मैंने दिल ही दिल में ये तय कर लिया कि रमशा के बारे में आज मैंने जो कुछ भी देखा और सुना है वो इसी रेस्टोरेंट में दफन कर देता। ये फैसला करने के बाद मैंने खुद को काफ़ी हल्का फल्का महसूस किया। इसके बाद मैं वहाँ से उठा और अपने दोस्तों की तरफ चला गया और काफ़ी देर से घर पहुँचा। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ तो उम्मा मुझसे कहने लगी कि रमशा काफ़ी देर से तुम्हारा पूछ रही और तुमसे मिलने के लिए इसने हमारे घर के काफ़ी चक्कर भी काटे हैं और आखिरी दफ़ा जाते हुए उसने इम्मा को ये पैगाम दिया था कि जैसे ही मैं घर आऊं उसकी बात ज़रूर सुनो। रमशा का पैगाम सुनकर मैं सारी बात समझ गया था, लेकिन वैसे ही मछली बनते हुए इम्मा से बोला कि इम्मा खैरियत तो है ना, इनको मुझसे ऐसा क्या काम पड़ गया। तो अम्मा कहने लगी काम का तो मुझे पता नहीं, अलबत्ता शक से वो बेचारी काफ़ी परेशान लग रही थी। फिर कहने लगी बेटा जल्दी से जाकर इससे मिल आके पहले ही वो हमारे घर के काफ़ी चक्कर लगा चुकी है। अम्मा की बात सुनकर मैं रमशा बाजी के घर की तरफ चल पड़ा और जाकर उनके घर की घंटी बजाई तो जवाब में इन्होंने ही दरवाज़ा खोला। इस वक्त वो खासी परेशान सी लग रही थीं। मुझे अपने सामने पाकर उन्होंने मुझे सीढ़ियों की तरफ जाने का इशारा किया जो कि इनके दरवाजे के साथ ही बनी हुई थी, और फिर जैसे ही मैं सीढ़ियाँ चलता हुआ उनकी मोमटी पर पहुंचा तो पीछे से आवाज़ देकर उन्होंने मुझे वहीं रखने का कहा, और जैसे ही मैं रुका वह तेज़ी से सैलियाँ चलकर मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और फिर मेरे सामने रखते ही उन्होंने अपना सिर झुका लिया और उसके साथ ही अपनी आंखें पूछने लगी। मुझे देखते ही वो रोना शुरू हो गई थी। उन्हें रोता देखकर मैं भी परेशान हो गया और इसी परेशानी के आलम में इनसे कहा क्या हवा। रमशा मेरी बात सुनकर उन्होंने कुछ जवाब ना दिया। फिर मेरे बार बार पूछने पर उन्होंने बस इतना ही कहा आई एम सॉरी फेरोज, और फिर से रोने लगी। इस पर मैंने हैरानी का इजहार करते हुए इनसे कहा सॉरी पर किस बात की, आपने ऐसा क्या किया है जो मुझसे सॉरी बोल रही हो। तो वो आंसू पहुँचते हुए कहने लगी मैं सॉरी दोपहर वाले वाक़ये पर मांग रही हूँ। इस पर मैंने हिंसते हुए बोला लोग कर लो गल, इसमें सूर्य की क्या बात है रमशा, बल्कि सूर्य तो मुझे बोलना चाहिए कि मैंने आप लोगों के रंग में भंग डाल दी थी। मेरी बात सुनकर उन्होंने एकदम से अपना सिर उठाया और मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे तुम सच कह रहे हो। तो मैंने उन के सिर पर हाथ रखकर बड़े ही संजीदा लहजे में कहा आपकी कस्में बिल्कुल सच कह रहा। मेरी बात सुनकर उन्होंने एक बार फिर बड़ी बेयकीन से मेरी तरफ देखा और कहने लगे तुम जो कह रहे हो दिल से कह रहे हो ना। इस पर मैंने उनसे कहा जी दिल से कह रहा हूँ, और इसमें हैरानी की क्या बात है। फिर उनकी तरफ देखते हुए बोला ज़्यादा हैरान न हो रमशा, अब भी मेरी तरह से एक जीती जागती इंसान हो, कोई लकड़ी की मोहरत तो नहीं, इसलिए आपको भी अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का इतना ही हक है जितना कि किसी और को है। मेरी बात सुनकर इनकी आंखों में तश्कर भरे जज्बात आ गए और वो रोंदी हुई आवाज़ में कहने लगे अगर तुम इसकी बजाय कोई और बात करते तो आज मैं सारा दिन बहुत परेशान रहती। इस पर मैंने हिंसते हुए कहा ऐसी कोई बात नहीं। फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली वादा करो कि तुम इस वाकया का किसी से भी जिक्र नहीं करोगे। तो मैंने खुलूस दिल से कहा कि बाजी मेरा आपके साथ पक्का वादा है कि आज के बाद मैं इस बात का अपने आप से भी जिक्र नहीं करूँगा। मेरी बात सुनकर उन्होंने इतनी नाम की एक गहरी सांस ली। जब वो मेरी तरफ से पूरी तरह मुतमईन हो गईं, तो फिर मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा बाजी मैं अब से एक बात पूछ सकता। तो वो अपनी आंखें साफ करते हुए कहने लगी हाँ बोलो। तो मैंने उनसे कहा
कि कौन था वो लड़का। कम उज़ कम हमारे मोहल्ले का तो हरगिज़ नहीं था। मेरी बात सुनकर वो थोड़ी सी हचकिचाहट से बोली, उसका नाम इदनान है और वो मेरी पहली मोहब्बत है। और उसके साथ ही वो मुझसे कहने लगी, इसके बारे में तुम्हें बाकी बातें फिर कभी बताऊंगी कि इस वक्त अबाजी के आने का टाइम हो गया है। और उसके साथ ही उन्होंने मुझे जाने का इशारा किया। चुनांचा उनका इशारा देखते ही मैं सीधा वहां से अपने घर आ गया। फिर यूं हुआ कि इस दिन के बाद मेरी उनके साथ दोस्ती हो गई। और हाँ, बाद में उन्होंने मेरे पूछने पर अपने महबूब के बारे में बतलाया कि वो उनके कॉलेज के दिनों का दोस्त था और बकुल वो उनसे शदीद मोहब्बत करता है और उनके साथ शादी करना चाहता था। और अब इनकी चाहत बहुत आगे तक बढ़ चुकी थी। ये सारी तफसील पूछने के बाद में ने उनसे पूछा था कि क्या उससे शादी के लिए अब के वालिदैन मान जाएंगे, क्योंकि मुझे मालूम था कि इस मामले में खुसूसन उनके वालिद बहुत ही सख्त थे। मेरी बात सुनकर वो कहने लगे, कोशिश तो यही है कि वो लोग मान जाएं। और फिर कहने लगे, उस सिलसिला में उन्होंने अपनी खाला के ज़रिए बात शीत का डोल भी डाला था, लेकिन ताहाल कोई ख़ास कामयाबी न हुई थी। मैं अक्सर ही उनके घर जाया करता था, लेकिन इस वाक़या के बाद तो मेरा उनके घर और इनका हमारे घर आना जाना कुछ ज़्यादा ही हो गया था। इसकी वाहिद वजह ये थी, अब समझ तो गए इस वाक़या के बाद वो अपने दिल की सारी बातें मुझसे कर लेती थीं। इसीलिए थोड़े दिनों में ही हमारी दोस्ती और भी गहरी हो गई थी। एक दिन मैं उनके घर गया तो वो बड़ी तैयार शार होकर घर से निकलने ही वाली थीं। इनकी तैयारी देखकर मैं समझ गया कि आज फिर जावादनान से मिलने का प्रोग्राम है। फिर मैं उनसे बोला, लगता है बाजी आज फिर अदनान भाई पर बजली गिराने जा रही हो। मेरी बात सुनकर इनके चेहरे पर हया की एक लकीर सी फैल गई और वो शर्माते हुए बाहर निकल गई, जबकि मैं अंदर उनके घर चला गया और उनकी उम्मा से थोड़ी देर गिप शप लगाने के बाद वापस आ गया। अगले दिन वो हमारे घर आए तो बड़ी खुश लग रही थीं। इन्हें खुश देखकर मैंने शरारत से कहा, लगता है कल की डेट काफ़ी कामयाब रही। मेरी बात सुनकर उनका चेहरा लाल हो गया, लेकिन मन से कुछ न बोले। इसी तरह दिन गुजरते गए। मेरे साथ फरी तो वो पहले से ही थीं, लेकिन उस फ्रैंकिन्स के बावजूद उन्होंने मेरे साथ एक ख़ास किस्म का फासला अहद रखा हुआ थी। दूसरा ये कि मुझे उनकी कंपनी बहुत अच्छी लगती थी और मेरा जी करता था कि मैं हर वक्त उनके पास बैठकर इनकी बातें सुनता रहूं। फिर एक दिन की बात है कि मैं उनके घर गया तो वो कुछ उदास लग रही थी। इनको उदास देखकर मैं उनसे बोला, क्या बात है बाजी, बड़ी उदास लग रही हो। मेरी बात सुनकर पहले तो वो बात को टालती रहीं, लेकिन फिर मेरे बार बार पूछने पर एक ठंडी सांस भरकर कहने लगी, क्या बताओ फेरूज अदनान बाहर जा रहा है। मैंने अपना मुन्ना पका करके बड़ी हैरानी के साथ कहा, इदनान साहब बाहर जा रहे हैं, पर क्यों? तो इन्होंने एक तवील सांस लेकर कहा, इसकी बहन जो कि बाहर होती है, इसको स्पॉन्सर किया था और एक तवील अरसा के बाद कल उसका वीज़ा आ गया है और अगले हफ्ते वो बाहर जा रहा है। ये कहकर उन्होंने बड़ी बेचारगी के साथ मेरी तरफ देखा और कहने लगी, मुझे तो ये सोच सोच कर हौल आ रहा है कि मैं उसके बना कैसे जी पाऊंगी। ये बात करते हुए उनकी आंखें भी गईं थी, लेकिन फिर उन्होंने अपने जज्बात पर काबू पा लिया था। उनकी ये बात सुनकर मैंने कहा, बाहर जाना तो अच्छी बात है, बाजी के उसका फ्यूचर बन जाएगा। तो वो कहने लगी, वो तो ठीक है, पर सोचती हूँ कि मेरे बड़े फ्यूचर का क्या बनेगा। इस पर मैं आगे बढ़ा और उनसे बोला, मैं होना। मेरी बात सुनकर वो एक फेंकी सी मुस्कुराहट से बोले, तुम्हारा शुक्रिया भाई। उसके बाद उन्होंने एक सर्द आ भरी और कहने लगे, लेकिन इदनान इदनान है, वो मेरी पहले मोहब्बत है। फिर मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, और माफ़ करना फेरूज, इस दुनिया में तुम तो क्या कोई भी दूसरा इदनान की जगह नहीं ले सकता। इनको एमी दास देखकर मैंने उनका दिल बहलाने की कोशिश की, लेकिन बेसौद। इसलिए कुछ देर मज़ीद देखने के बाद मैं वापस घर आ गया।
इसी तरह दिन गुजरते गए। इस दौरान अदनान भी बाहर चला गया था और उसको सोच सोच कर रमशा बाजी मजीद उदास रहने लगे थीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त सबसे बड़ा मेहरबान होता है, तो 2-3 माह बाद आहिस्ता आहिस्ता वो भी कुछ नॉर्मल होना शुरू हो गई। एक दिन की बात है कि वो छुट्टी का दिन था। इमा गपशप के लिए हमसायों के घर गई हुई थी और इत्तेफाक से मैं घर पर अकेला था कि अचानक बाहर दरवाजे पर घंटी बजी। मैं काहली से उठा और बाहर जाकर दरवाज़ा खोल दिया। देखा तो सामने सफ़ेद चादर में लपटी हुई रमशाह बाजी खड़ी थी। इन्हें देखकर मैं तो हैरान रह गया, क्योंकि इस दिन रमशाह और उनके घर वालों ने उनके चाचे की बेटी के निकाह के सिलसिला में नौशहरा जाना था। और मेरे हिसाब से तो इस वक्त बाजी लोगों को नौशहरा के आसपास होना चाहिए था। इसीलिए मैंने उन्हें देखकर हैरत का इजहार करते हुए कहा, बाजी अब नौशहरे नहीं गईं। तो वो मुझे दरवाजे से हटाकर अंदर दाखिल होते हुए बोले, नहीं यार, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। और फिर इधर इधर देखते हुए कहने लगे, खाला कहाँ है? तो मैंने कहा, वो तो हमसायों की तरफ गई हुई हैं। और फिर उन्हें बरामदे में बिछी चारपाई पर बैठने को कहा। वो शक्ल से काफ़ी परेशान लग रही, तो चुनांचा उनकी चारपाई पर बैठते ही मैंने कहा, खैरियत तो है बाजी? अब कुछ परेशान सी लग रही हो। तो वो मेरी तरफ देखते हुए उदासी सी बोली, क्या बताऊं फैरूज, आज अदनान बहुत याद आ रहा है उनकी। बात सुनकर मैंने पास पड़ा हुआ मोड़ा लिया और उनके सामने बिछाकर इस पर बैठ गया। और फिर उनकी देखकर बड़ी हमदर्दी से बोला, इसकी कोई ख़ास वजह? तो वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें मुझ पर गाड़ती हुए कहने लगे, फैरोज अल शबा चाचू की बेटी, जिसका इस दिन नौशहरा में निकाह था, मुझसे 9 साल छोटी है। और इस छोटी सी उम्र में ही आज उसका निकाह हो रहा है, जबकि मैं। इतना कहकर उन्होंने अपना सिर झुका लिया। ये देखकर मैंने मोड़ है को थोड़ा और आगे की तरफ खिसकाया और उनके मजीद करीब होकर बोला, बाजी शब्बा का तो सिर्फ निकाह हुआ है, जबकि अदनान भाई अगर यहाँ होते तो अब तक आपकी तो रुखसती भी हो चुकी होनी थी। और आज अपने भी अदनान भाई के साथ अमेरिका के किसी साहिल समंदर पर मज़े कर रहे होना थे। इसके बाद मैंने उनका दिल रखने के लिए मजीद कहा, लेकिन अब फिक्र ना करें बाजी, जल्द ही वे आपको ब्याह कर अपने साथ अमेरिका ले जाएंगे। मेरी बात सुनकर उन्होंने अपना सिर एल फाट अलिफ और मेरी तरफ देखते हुए बड़े ही अबसीक लहजे में बोले, वो घड़ी कब आएगी फैरूज? फिर जज्बाती अंदाज में कहने लगे, नहीं चाहिए मुझे अमेरिका के डॉलर, मुझे बस अदनान चाहिए। मैंने कहा, फिक्र ना करो बाजी, अदनान भाई जल्द ही आपके पास होगा। मेरी बात सुनकर उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोली, पता नहीं क्यों फैरूज जी, आज मुझे इसकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है। रमशा आबाद की बात सुनकर मैंने धीरे धीरे से इसे कहा, बाजी एक बात कहूँ? तो वो कहने लगी, ज़रूर कहूँ कि अदनान के बाद तुम ही मेरे एक ऐसे दोस्त हो जिसकी मैं हर बात सुन सकती। हम इस पर मैंने कहा, बाजी प्लीज अब मेरे साथ घूमने चलो, इस तरह आपका दिल बहल जाएगा मेरी बात सुनकर। इन्होंने थोड़ी हचर मेटर की और फिर मेरे बार बार के इसरार पर चलने के लिए तैयार हो गई। और फिर चारपाई से अल्फाते हॉय बोले, अब से ठीक 1 घंटे बाद तो मैं रोड वाली गली के निकट पर स्टॉप से थोड़ा हिटकर खड़े हो जाना। फिर भी किसी मुस्कुराहट के साथ खुद ही कहने लगी, अदनान मुझे वहीं से पक किया करता था। मैं बज़ाहिर बड़ा ही संजीदा होकर इनके साथ साथ चलता रहा। जब वो दरवाजे पर पहुँचे तो मुझे कहा, अब मैं चलती हूँ, जल्दी आना तुम भी। इनके जाने के बाद मैं जल्दी नहा धोकर वापस आया तो इतने में हमसायों की तरफ गई हुई वालिदा भी घर आ गई और मैं उनको बताकर मोटर साइकिल निकाली और फिर बाहर निकल गया और इसी स्टॉप पर जाकर खड़ा हो गया। 1 घंटे की बजाय कोई 1.5 घंटे 2 घंटे की ताखीर के बाद मुझे मोटरसाइकिल के बैग शीशे में से रमशा बाजी आती हुई दिखाई दी। उन्हें देखते ही मैंने बाइक को स्टार्ट किया और थोड़ी सी तंगी के बाद बेके स्टार्ट हो गया। मैंने जल्दी से बेक हो गए और मैं उनका इंतज़ार करने लगा। बाइक के करीब आते ही
वो अच्छलकर सीट पर बैठी और मैंने बाइक चला दिया। थोड़ा आगे जाकर मैंने बके का शीशा उनके चेहरे की तरफ एडजस्ट किया। मोटरसाइकिल चलाते हुए मैं पहले से तयशुदा मंसूबे के मुताबिक इन्हें लोग वर्षा के रेस्टोरेंट के पास ले गया और बाइक को वहां खड़ा कर दिया। वो नीचे उतरे और इधर उधर देखने लगी, लेकिन मुझे कुछ ना बोले। फिर मैंने बके को लॉक किया और उनको लेकर किनूल झील की तरफ चला गया। रास्ते में मैं उनसे इधर उधर की बातें भी करता रहा, लेकिन पता नहीं वो किन ख्यालों में गुम थी कि वो मेरी बातों का सिर्फ अवया में ही जवाब देती रहे। इसके साथ अच्छी बात ये हुई कि वो बिना कोई सवाल किए मेरे साथ साथ चलती रही। चलते चलते मैं उनको लेकर उन्हें जगह ले आया कि जहाँ पर पहली बार मैंने उनको अदनान के साथ देखा था। जैसे ही रमशा इसी जगह पर पहुँचे तो अचानक ठटक कर बोले, ये तो मुझे कहाँ ले आए हो फेरूज? तो मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से। मेरी बात सुनकर इनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी फैल गई। फिर कहने लगे, अच्छा ये तो बताओ कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए? तो मैंने जवाब देते हुए कहा कि क्योंकि आज के दिन आपको अदनान भाई की याद बहुत सता रही थी और क्योंकि आपके उनसे मिलने की मुझे सिर्फ यही जगह मालूम थी, इसलिए मैं आपको लेकर यहाँ आ गया ताकि आपका मन बहाल जाए। तो वो मेरी तरफ देखते हुए बोले, जिसकी याद सता रही, इसे भी तो साथ होना चाहिए था ना? ऐसे तो इसकी याद और तेज हो गई है उस पर। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, लो जी, इस वक्त अगर वो याद वाले साहब आपके साथ होते तो फिर आपने मुझ गरीब को कहा पूछना था। इसके बाद मैंने उनसे कहा, अच्छा ये बताएं कि पहली बार आप इनसे यही मिलेंगी? तो वो कहने लगे, ये जगह अदनान की दरियाफत थी, वही मुझे ये हलाया था। इस पर मैंने उससे कहा कि क्या अब सिर्फ यहाँ ही आया करते थे? तो वो थोड़ा शर्माए हुए लहजे मैं कहने लगे, हाँ शुरू शुरू में हम यहाँ बैठकर खूब बातें करते थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें